एक कल्पना कीजिए, आप ट्रेन में सफर कर रही हैं, खिड़की से बाहर देख रही हैं और अचानक आपकी ट्रेन एक झटके से धीमी होकर रुक जाती है। आप सोचती हैं शायद कोई सिग्नल होगा, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट बीत जाते हैं। आप थोड़ा और ध्यान से बाहर देखती हैं और आपका दिल एक पल के लिए जैसे थम सा जाता है। आपकी ट्रेन के ठीक आगे उसी पटरी पर एक और ट्रेन खड़ी है और फिर आप दूसरी तरफ की खिड़की से देखती हैं तो पाती हैं कि आपके पीछे भी एक के बाद एक कई ट्रेनें आकर रुक गई हैं। एक ही पटरी पर लोहे के इन विशालकाय सांपों की एक लंबी कतार। यात्रियों में फुसफुसाहट शुरू होती है जो जल्द ही घबराहट और अफरा तफरी में बदल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के बरौनी समस्तीपुर रेलवे लाइन पर। पहली नज़र में तो ये दृश्य किसी बड़ी आपदा से ठीक पहले जैसा लगता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति यही सोचेगा कि ये एक भयानक मानवीय भूल है, एक ऐसी स्थिति जो किसी भी पल एक बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। बिल्कुल, ये तो रेलवे सुरक्षा प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा उल्लंघन लगता है। हाँ। और यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल है। ये खतरनाक दिखने वाली स्थिति असल में एक सामान्य और यहाँ तक कि सुरक्षित रेलवे प्रक्रिया का हिस्सा कैसे हो सकती है। आज हम इस घटना के पीछे की तकनीक यानी एंटी ब्लॉक सिग्नल सिस्टम की गहराइयों में उतरेंगे और ये समझेंगे कि कैसे जो चीज इतनी डरावनी दिखती है वो असल में सुरक्षा के लिए ही बनाई गई है। तो हुआ ये था बरौनी समस्तीपुर रेलखंड पर अथरन चौक के पास। सबसे आगे एक कुमारबाग मालगाड़ी, उसके ठीक पीछे धुरियन एक्सप्रेस और फिर अवध, राउरकेला, जयनगर और क्लोन एक्सप्रेस, मतलब ट्रेनों का एक लंबा जाम। ये समझना जरूरी है कि रेलवे संचालन की दुनिया, खासकर जो आधुनिक रेलवे संचालन है, वो आम धारणाओं से बहुत अलग है। जो बाहर से एक बहुत बड़ी चूक लग रही है, उसके पीछे एक बहुत ही जटिल और व्यवस्थित प्रोटोकॉल काम कर रहा हो सकता है। इस मामले का जवाब किसी एक व्यक्ति की गलती में नहीं, बल्कि तकनीक और नियमों के ताने बाने में छिपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। एक तरफ यात्री दहशत में थे, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल रहे थे, और दूसरी तरफ रेलवे अधिकारी थे जिनका कहना था कि ये एक नियमित संचालन प्रक्रिया है। समस्तीपुर के स्टेशन अधीक्षक नीलेश कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह एबीएस सिस्टम के कारण एक संचालन प्रक्रिया है और एक साथ 4 ट्रेनें भी रवाना की जा सकती हैं। ये बयान तो डर को और बढ़ा देता है। 4 ट्रेनें एक साथ एक ही लाइन पर, ये एबीएस आखिर कौन सी जादुई तकनीक है? नहीं, ये कोई जादू नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। एबीएस का पूरा नाम है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम। इसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि एबीएस के बिना ट्रेनें कैसे चलती थीं। जो परंपरागत प्रणाली थी उसे एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम कहा जाता था। इसमें 2 स्टेशनों के बीच का पूरा ट्रैक, चाहे वो 5 किलोमीटर का हो या 15 किलोमीटर का, एक ही ब्लॉक माना जाता था। एक ही ब्लॉक मतलब जब तक एक ट्रेन स्टेशन ए से निकलकर स्टेशन बी तक पहुंच नहीं जाती, तब तक स्टेशन ए से कोई दूसरी ट्रेन उस पटरी पर छोड़ी ही नहीं जा सकती थी। ऐसा एकदम सही, बिल्कुल। सोचिए, दिल्ली से आगरा के बीच अगर एक ट्रेन है तो जब तक वो आगरा पहुंच नहीं जाती, दूसरी ट्रेन दिल्ली से निकल ही नहीं सकती थी। भले ही पहली ट्रेन आगरा से बस कुछ ही किलोमीटर दूर क्यों ना हो, पूरा का पूरा ट्रैक एक ट्रेन के लिए आप कह सकते हैं आरक्षित हो जाता था। ये सुरक्षित तो था, लेकिन इसमें क्षमता का भारी नुकसान होता होगा। बहुत ज्यादा। हमारे इतने व्यस्त नेटवर्क पर यह प्रणाली एक बहुत बड़ी बाधा बन गई थी। तो एबीएस ने इस समस्या को कैसे हल किया? उसने ट्रैक को छोटा कर दिया? नहीं, ट्रैक को लंबा नहीं किया, बल्कि उसे कागज पर या कहिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से छोटा कर दिया। एबीएस के तहत 2 स्टेशनों के बीच के ट्रैक को लगभग 1 किलोमीटर के कई छोटे छोटे अदृश्य हिस्सों में बांट दिया जाता है। अच्छा। इन्हें ही ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। और हर ब्लॉक की अपनी खुद की ट्रैफिक लाइट होती है, जिसे हम सिग्नल कहते हैं। और ये पूरी तरह से स्वचालित होती है? पूरी तरह से। क्या इसे समझना उतना ही आसान है जितना कि सड़कों पर लगी ट्रैफिक लाइट? या इसमें कुछ और भी है। सादगी के लिए ट्रैफिक लाइट का उदाहरण अच्छा है, पर यह उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। यह सिस्टम ट्रैक सर्किटिंग या एक्सेल काउंटर्स का उपयोग करके लगातार ये महसूस करता है कि कौन सा ब्लॉक खाली है और किस ब्लॉक में ट्रेन मौजूद है। जैसे ही ट्रेन का आखिरी डिब्बा एक ब्लॉक को पार करता है, उस ब्लॉक का सिग्नल अपने आप हरा हो जाता है। अच्छा। लेकिन आगे वाला ब्लॉक, जिसमें ट्रेन अभी अभी घुसी है,
उसका पिछला सिग्नल तुरंत लाल हो जाता है। इसका मूल सिद्धांत है, एक ब्लॉक में एक समय में सिर्फ एक ही ट्रेन। अच्छा, तो ये एक के बाद एक दरवाजों की एक सीरीज की तरह है। जैसे ही आप एक दरवाजे से गुजरती हैं, वो आपके पीछे वाले के लिए खुल जाता है, लेकिन आपके आगे वाला दरवाजा तब तक बंद रहता है जब तक कि आपके आगे का रास्ता साफ ना हो जाए। वाह, ये एक बेहतरीन एनालॉग है, बिल्कुल सही। और ये प्रणाली लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर को भी लगातार जानकारी देती रहती है। उसके कैबिन में सिग्नल का डिस्प्ले होता है, उसे पता होता है कि आगे का सिग्नल लाल है, पीला है या हरा। लाल मतलब रुको, और हरा मतलब चलो, पीला मतलब सावधान रहो और गति धीमी करो, क्योंकि अगला सिग्नल लाल हो सकता है। समझ गए। और हरा मतलब सब ठीक है, अपनी अधिकतम गति से आगे बढ़ो। ये सिस्टम पीछे से होने वाली टक्कर के खतरे को लगभग शून्य कर देता है। हाँ, लगभग शून्य। ठीक है, अब ये तकनीक ज्यादा समझ में आ रही है। तो अब उस घटना पर वापस लौटते हैं। बरौनी समस्तीपुर लाइन पर ये दरवाजों वाली प्रणाली उस दिन कैसे काम कर रही थी? देखिए, वहां जो कुछ भी हो रहा था वो सिस्टम के डिजाइन के अनुसार ही हो रहा था, एकदम घड़ी की तरह सटीक। सबसे आगे मालगाड़ी एक ब्लॉक में थी, इस वजह से उसके ठीक पीछे वाले ब्लॉक का सिग्नल लाल था। इसलिए धुरियान एक्सप्रेस उस लाल सिग्नल के ठीक पहले आकर सुरक्षित रूप से रुक गई। अब धुरियान एक्सप्रेस ने एक ब्लॉक घेर लिया तो उसके पीछे का सिग्नल अपने आप लाल हो गया और अवध एक्सप्रेस आकर उसके पीछे रुक गई। बिल्कुल। और ये सिलसिला बाकी ट्रेनों के साथ भी एक अनुशासित तरीके से जारी रहा। हर ट्रेन अपने अपने सुरक्षित ब्लॉक में खड़ी थी और उनके बीच एक स्वचालित सिग्नल एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ा था। तो ये कोई अफरा तफरी नहीं थी, बल्कि एक तरह का नियंत्रित ठहराव था। हर लोको पायलट को पता था कि उसे क्यों और कहाँ रुकना है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये ठहराव तब तक जारी रहना था जब तक कि आगे का रास्ता यानी समस्तीपुर स्टेशन खाली नहीं हो जाता था। जैसे ही सबसे आगे चल रही मालगाड़ी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंची और उसने अपना ब्लॉक खाली किया, उसके ठीक पीछे वाली धुरियान एक्सप्रेस के लिए सिग्नल हरा हो गया। हाँ, और वो आगे बढ़ गई। फिर जब धुरियान ने अपना ब्लॉक खाली किया तो अवध एक्सप्रेस को आगे बढ़ने का सिग्नल मिला। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित और सुरक्षित। डोमिनो इफेक्ट, ये शब्द रेलवे के नजरिए से तो बिल्कुल सही है, नियंत्रित और सुरक्षित। लेकिन जो लोग अतरन चौक पर अपनी गाड़ी में या ऑटो में बैठकर इस डोमिनो इफेक्ट को अपनी आंखों के सामने घटते देख रहे थे, उनके लिए शायद अनुभव कुछ और ही रहा होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। यहीं पर तकनीक की दुनिया जमीनी हकीकत से टकराती है। अतरन चौक पर एक लेवल क्रॉसिंग है, और जब ये नियंत्रित ठहराव होता है तो वो लेवल क्रॉसिंग का फाटक घंटों तक बंद रह सकता है। घंटों तक? हाँ, एक तरफ रेलवे अपनी क्षमता और दक्षता बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर चलने वाले स्थानीय यात्री और निवासी एक अंतहीन इंतजार में फंस जाते हैं। और हमारे स्रोतों से तो ये भी पता चलता है कि ये समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर समस्तीपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म ही खाली नहीं होते हैं। ट्रेनों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन प्लेटफॉर्म उतनी ही है। इस वजह से ट्रेनों को स्टेशन के बाहर अतरन चौक के पास ही अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। सही कहा। तो ये सिर्फ एबीएस सिस्टम की बात नहीं है, बल्कि स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी इस जाम को और लंबा खींच देती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये आधुनिक तकनीक और पुरानी पड़ चुकी बुनियादी सुविधाओं के बीच एक क्लासिक टकराव है। हमने अपनी नसों यानी रेलवे लाइनों में खून का प्रवाह यानी ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए एक बहुत ही उन्नत पंप मतलब एबीएस तो लगा दिया, लेकिन हमारा दिल यानी स्टेशन अभी भी उस बढ़े हुए प्रवाह को संभालने के लिए तैयार नहीं है। तो नतीजा ये कि खून नसों में ही जमा हो रहा है, जिससे शरीर के दूसरे हिस्सों मतलब स्थानीय सड़क यातायात में दर्द हो रहा है। मतलब एक हिस्सा तो भविष्य में पहुंच गया है, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी अतीत में अटका हुआ है। क्या ये योजना की विफलता है? क्या एबीएस लागू करते समय इन प्रभावों के बारे में नहीं सोचा गया था? ये एक जटिल सवाल है। अक्सर ऐसे तकनीकी अपग्रेड को एक वैक्यूम में देखा जाता है। लक्ष्य होता है मुख्य लाइन की क्षमता बढ़ाना, और उस लक्ष्य को एबीएस ने बखूबी पूरा किया है। अच्छा। भारत के सबसे व्यस्त रूट जैसे दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा पर इसी प्रणाली की वजह से ट्रेनों की संख्या बढ़ाना संभव हो पाया है। लेकिन इसके जो स्थानीय और कह सकते हैं द्वितीयक प्रभाव होते हैं, जैसे लेवल क्रॉसिंग पर जाम, उन पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया जाता या उन्हें विकास की कीमत मान लिया जाता है। मैं एक ऐसी ही जगह के पास रहा हूँ
शाम के वक्त जब ऑफिस से लोग घर लौट रहे होते हैं और तब अगर फाटक 45 मिनट के लिए बंद हो जाए तो आप सोच सकती हैं कि वहाँ क्या माहौल होता होगा। ओह, मैं समझ सकती हूँ। ये सिर्फ असुविधा नहीं है, ये तो पूरे इलाके की लय को बिगाड़ देता है। बिल्कुल। तो क्या इसका कोई समाधान है या अतरन चौक के लोगों को इस तकनीकी प्रगति की कीमत चुकाते ही रहना होगा? समाधान हमेशा होते हैं, लेकिन उनमें निवेश और एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत होती है। समाधान हो सकता है लेवल क्रॉसिंग की जगह एक ओवरब्रिज या अंडरपास बनाना, या फिर समस्तीपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ाना या यार्ड की रिमॉडलिंग करना ताकि ट्रेनें जल्दी से प्लेटफॉर्म पर आ जा सकें। लेकिन ये सब तो बहुत महंगे और समय लेने वाले उपाय हैं। यही तो बात है, तकनीक को लागू करना अक्सर आसान और तेज होता है, जबकि जमीनी बुनियादी ढांचे को बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि क्या ये तकनीक अपनी सीमाओं पर पहुंच चुकी है या इसका भी कोई अगला संस्करण है? ये बहुत अच्छा सवाल है। एबीएस एक बड़ी छलांग थी, लेकिन ये अंतिम नहीं है। दुनिया भर में और अब भारत में भी रेलवे मूविंग ब्लॉक सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। मूविंग ब्लॉक, ये क्या है? इसे समझने के लिए सोचिए कि अभी हर ट्रेन को 1 किलोमीटर लंबे एक पूरे कमरे यानी ब्लॉक की जरूरत होती है, भले ही ट्रेन खुद सिर्फ आधा किलोमीटर लंबी हो। ठीक है। मूविंग ब्लॉक सिस्टम में ट्रेन के आसपास एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक बुलबुला बना दिया जाता है, एक सुरक्षा कवच की तरह। ट्रेनें एक दूसरे के पीछे चल सकती हैं, बस उनके बुलबुले आपस में नहीं टकराने चाहिए। वाह, इससे तो ट्रेनों के बीच की दूरी और भी कम हो जाएगी। बहुत कम, और क्षमता में भारी वृद्धि होगी। भारत का अपना कवच सिस्टम भी इसी दिशा में एक कदम है, जो टक्कर रोधी प्रणाली के साथ साथ भविष्य में मूविंग ब्लॉक की नींव भी रख सकता है। वाह, यानी भविष्य में हमें शायद ऐसी कतारें और भी ज्यादा देखने को मिले, लेकिन वे और भी ज्यादा सुरक्षित और एक दूसरे के करीब होंगी। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल का सार निकालते हैं। जरूर। पहली और सबसे चौंकाने वाली बात, बरौनी समस्तीपुर लाइन पर जो घटना घटी वो कोई खतरा या चूक नहीं थी, बल्कि एक उन्नत सुरक्षा प्रणाली एबीएस का एक सामान्य और सफल ऑपरेशन था। दूसरी बात, ये प्रणाली रेलवे लाइनों को छोटे छोटे स्वचालित ब्लॉक में बांटकर काम करती है, जिससे एक ही पटरी पर ज्यादा ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाया जा सकता है। इसने भारतीय रेलवे की क्षमता बढ़ाने में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, इस तकनीकी दक्षता का एक मानवीय और सामाजिक पहलू भी है। जब उन्नत तकनीक पुरानी पड़ चुकी बुनियादी सुविधाओं से टकराती है तो ये नई तरह की समस्याएं पैदा करती है, जैसे कि अतरन चौक पर लेवल क्रॉसिंग का घंटों बंद रहना। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी सिस्टम को डिजाइन करते समय सिर्फ उसकी तकनीकी खूबियों को ही नहीं, बल्कि उसके सामाजिक और मानवीय प्रभावों का भी गहराई से आकलन करना जरूरी है। एक समग्र दृष्टिकोण ही सही मायने में प्रगति लाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। ये घटना एक बड़ा सवाल उठाती है। जब भारत अपनी अधोसंरचना को तेजी से आधुनिक बनाने की दौड़ में है, चाहे वो हाई स्पीड ट्रेनें हों, स्मार्ट सिग्नल हों या नए हाईवे हों, तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे हाईटेक समाधान केवल समस्याओं को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह न रख दें? हम केवल एक हिस्से को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को ध्यान में रखकर डिजाइन कैसे कर सकते हैं ताकि तकनीकी प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, ना कि कुछ लोगों के लिए सुविधा और दूसरों के लिए मुसीबत बन जाए।